तो बच्चों आज का हमारा चैप्टर है वैसे मोशन इन अ प्लेन। और मोशन इन अ प्लेन में आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेक्टर के बारे में। ठीक है ना। वेक्टर के बारे में बहुत सारे आइडियाज आप लोग जानते होंगे। और वेक्टर एक बेसिक मैथमेटिक्स है ना। ये फिजिक्स में बहुत जगह काम आएगा। इवन आप 12th क्लास में भी चले जाओगे तो भी आपको वेक्टर का यूज वहां पे करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आज हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा। और स्केलर और वेक्टर आप जानते होंगे। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है बेटा? एनीथिंग दैट इज मेजरेबल। ठीक है ना। कोई भी चीज जिसको आप मेजर कर सकते हो वो फिजिकल क्वांटिटी में आती है। जैसे लेंथ हो गया, लेंथ को मेजर कर सकते हो। टाइम हो गया, आप क्या कर सकते हो, टाइम को मेजर कर सकते हो, है ना। उसके अलावा आप बहुत से टेम्परेचर है, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। तो एनीथिंग दैट इज मेजरेबल विच इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना। अब फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में बांटा गया बेटा। एक है स्केलर और एक क्या है, वेक्टर। ठीक है। वन इज स्केलर एंड वन इज वेक्टर। स्केलर उसको बोलते हैं जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं। उसको हम स्केलर बोलते हैं। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ओनली मैग्नीट्यूड। और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, बोथ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है बेटा। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है बेटा वैल्यू। ऐसी चीजें जो जिसकी सिर्फ वैल्यू होती है, 10 20 50 60 वैल्यूज में किसी भी चीज को आप बोलोगे तो डेट इज स्केलर। और वैल्यूज बता ही रहे हो, साथ में आप डायरेक्शन भी बताओगे, वो क्या होगा, हमारा वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर कोई भी स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर क्वांटिटी को आप नॉर्मल जो हमारा अलजेब्रा होता है, अल्जेब्रिक मेथड से ऐड कर सकते हो। जो मैथ में अलजेब्रा होता है ना, तो कोई भी स्केलर क्वांटिटी को होता है तो इसमें हम क्या करते हैं, अलजेब्रा यूज करते हैं। यानी चाहे दो स्केलर क्वांटिटी को ऐड करना हो या दो से ज्यादा भी स्केलर क्वांटिटी को ऐड करना हो या सब्सट्रैक्ट करना हो या मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करना हो, तो आप क्या करते हो, अलजेब्रा यूज करते हो, है ना। तो यहां पर आप क्या करते हो, अलजेब्रा यूज करते हो। बट आप वेक्टर को, दो वेक्टर को ऐड करने के लिए आप अलजेब्रा यूज नहीं कर सकते। इफ यू वांट कि दो से दो या दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड किया जाए या सब्सट्रैक्ट किया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए, तो आप दो या दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड करोगे तो आप नॉर्मल जो मैथ में अलजेब्रा यूज करते हो वो नहीं कर सकते। आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, वेक्टर रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है। यानी स्केलर है, उसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करने के लिए नॉर्मल अलजेब्रिक मेथोडोलॉजी यूज होता है। बट दो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड सब्सट्रैक्ट करने के लिए या मल्टीप्लाई करने के लिए आपको वेक्टर का रूल ही लगाना पड़ेगा। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वेक्टर का रूल। ठीक है। अब स्केलर की कुछ एग्जांपल्स हैं, थोड़ा बहुत जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स है वो आप याद रखिएगा। स्केलर में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है बेटा। और क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है। और क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, वर्क हो जाएगा, पावर हो जाएगा। ठीक है ना। एनर्जी हो जाएगी। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं एटीसी कर लेता हूँ। ठीक है। समझ गए। यहां पर क्या हो गया, वेक्टर में फोर्स हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, है ना, एसिलरेशन हो जाएगा। और क्या हो जाएगा बेटा, मोमेंटम हो जाएगा, है ना, इम्पल्स हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। एटीसी कर लेते हैं। तो कुछ कॉमन एग्जांपल्स आप याद रखिएगा स्केलर और वेक्टर का। ठीक है ना। स्केलर क्वांटिटी ओनली मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्वांटिटी बोथ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अगर जिस भी वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। ओके। अब कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होता है बेटा तो उस वेक्टर क्वांटिटी को हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होता है तो उस वेक्टर क्वांटिटी को हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। जैसे ए वेक्टर है तो ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। तो एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वाला जो पार्ट होता है मेरा, ये वाला पार्ट, इसको बेटा हम बोलते हैं टेल। और ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं हेड। ठीक है। तो ये जो लंबाई है एक वेक्टर की, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एरो की जो लेंथ है, ये क्या है, एरो की लेंथ है। तो एरो की जो लेंथ होती है वो बताती है मैग्नीट्यूड।
और ये क्या बताएगा, टिप क्या बताएगा, डायरेक्शन। ठीक है ना। एक वेक्टर को वी आर रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, वेयर एज द लेंथ ऑफ एन एरो इज नोन एज, डिफाइन इट्स मैग्नीट्यूड, एंड द हेड ऑफ इट्स एरो इज टेल्स डायरेक्शन। जैसे अभी हेड किधर है, इधर है, तो डायरेक्शन किधर लग रही है, इस साइड लग रही है। ठीक है ना। अब देख लीजिए यहां पर लिखने में, इन राइटिंग, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को लिखते हो तो आप क्या करते हो, अल्फाबेट के ऊपर एरो लगाते हो। हर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का एक अल्फाबेट होता है, तो हम क्या करते हैं, लिखने में अल्फाबेट के ऊपर एरो लगाते हैं। जैसे आपको लिखना है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को हम किस चीज से इंडिकेट करते हैं, वी से। तो वी वेक्टर है तो कैसे लिखेंगे, वी के ऊपर एरो। यानी किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को उसके ऊपर क्या लगाएंगे, एरो लगाएंगे, या उस वेक्टर क्वांटिटी को मैं बोल्ड में रिप्रेजेंट करूंगा। दोनों से आप वेक्टर को या तो उस अल्फाबेट के ऊपर एरो लगा दो, या उस अल्फाबेट को आप बोल्ड में लिखो, है ना, डेट इज द रिप्रेजेंट। जैसे एसिलरेशन, अब एसिलरेशन के लिए आप क्या यूज करते हो बेटा, ए। तो आप क्या यूज करोगे, ए के ऊपर एरो। तो या तो ए लिखो या वो लेटर जो है बोल्ड में लिखो। ठीक है ना। जैसे फोर्स, तो फोर्स के लिए कैसे रिप्रेजेंट करोगे, फोर्स का वेक्टर एफ के ऊपर एरो। जैसे मोमेंटम, नाइन्थ क्लास में आप पढ़े होगे, या वर्क और एनर्जी में आप पढ़े होगे मोमेंटम, है ना, या आप इसमें भी पढ़े होगे मोमेंटम, क्या कहते हो, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में भी पढ़े होगे। तो उसको किस चीज से इंडिकेट करते हैं, पी से। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने की बात आएगी, तो रिप्रेजेंट उसका जो है वो एक एरो से होगा, जहां एरो की लेंथ उसकी मैग्नीट्यूड बताएगी, और एरो की हेड जो है वो उसकी डायरेक्शन बताएगी। ठीक है। और लिखने में हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अल्फाबेट के ऊपर एरो लगाते हैं, या उसको बोल्ड लेटर में लिखते हैं। ठीक है ना। जैसे मैं एक बात कह रहा हूं यहाँ पे, मान लीजिए कि मेरे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। तो कौन बड़ा है, ए बड़ा है कि बी बड़ा है, विच वेक्टर इज ग्रेटर, बी। बी। क्यों बी बड़ा है, क्योंकि बी की लेंथ ज्यादा है। अब लेंथ ज्यादा होगा बेटा तो उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। और डायरेक्शन किसकी है, डायरेक्शन दोनों की किधर है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, और डायरेक्शन किधर लग रहा है, ऐसे लग रहा है। डायरेक्शन तो दोनों की सेम है, क्योंकि एरो हेड जो है पॉइंटेड एक ही तरफ है। ठीक है ना। बट बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, बिकॉज बी की लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये तो एक बेसिक सा हम वेक्टर के बारे में बात कर ली। ठीक है ना। अब एक मेन बात जो हम करेंगे वेक्टर के बारे में, वो हमारा होगा हाउ टू ऐड टू वेक्टर्स। मैं पहले ही बता दिया कि कोई भी स्केलर क्वांटिटी होगा, तो आप स्केलर क्वांटिटी में तो आप नॉर्मल एडिशन लगा सकते हो, लेकिन आप वेक्टर क्वांटिटी में नॉर्मल एडिशन नहीं लगा सकते। वेक्टर क्वांटिटी में आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, वेक्टर रूल ही लगाना पड़ेगा। तो दो या दो से ज्यादा, दो वेक्टर को ऐड या दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड करने के लिए, या तो हम ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन लगाएंगे, या एक क्या है, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन, या थर्ड मेरा क्या, पॉलीगॉन लॉ वेक्टर एडिशन। ठीक है ना। ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन जो है, वो दो वेक्टर को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, फॉर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, है ना। दो वेक्टर को अगर यूज करना है तो आइदर यू कैन यूज ट्रायंगल लॉ, आइदर यू कैन यूज पैरेललोग्राम लॉ। अगर दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड करना है, तब आप कौन सा यूज करोगे, पॉलीगॉन। पॉली का मतलब होता है मेनी, मल्टीपल वेक्टर्स को ऐड करने हैं, तो आप कौन सा मेथड लगाओगे, ठीक है, समझ में बात आ गई। एक से ज्यादा वेक्टर्स को अगर ऐड करना है तो हम क्या लगाएंगे, पॉलीगॉन मेथड लगाएंगे। अब यहां पर एक बात समझने का है कि सर दो वेक्टर्स को तो ऐड करना है मुझे, बट मैं ट्रायंगल लॉ कब लगाऊंगा, मैं पैरेललोग्राम कब लगाऊंगा। तो फॉर्मूला तो दोनों के लिए सेम आता है। जब आप प्रूफ करते हो, आप पढ़े भी होगे शायद, कि रिजल्टेंट निकालने का एक फॉर्मूला आता है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है। तो फॉर्मूला दोनों के लिए सेम आता है, बट किस कब क्या यूज करते हैं वो बात आ गई। तो मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर है ना। तो अगर एक वेक्टर ऐसे जुड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास दो वेक्टर बेटा, ठीक है ना। तो यहां पर एक वेक्टर दिया हुआ है, देखो एक वेक्टर ए है मान लो यहाँ पे, ठीक है, और यहां पर एक वेक्टर बी है। ठीक है। और ये इसको थोड़ा सा आगे ऐसे कर दो, तो ये ए और बी के बीच में क्या है, एंगल है थीटा। मैंने ए को थोड़ा आगे करोगे तो वैसे हो जाएगा ना। तो यहां पर क्या कर रहे हो, एक वेक्टर का हेड जो है दूसरे वेक्टर के टेल के साथ जुड़ा हुआ है ना। यहाँ हेड टू टेल देखिए, ए वाले वेक्टर का क्या हेड है, और बी वाले वेक्टर का क्या जुड़ा हुआ है, टेल जुड़ा हुआ है। तो ये जो आप ऐसे जुड़ा रहेगा, तो हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन। समझ रहे हो बेटा। यानी हेड टू टेल अगर वेक्टर जुड़ा रहेगा, हेड से लेकर किससे जुड़ा हुआ है, टेल, तो आप क्या यूज करोगे, ट्रायंगल लॉ। ठीक है ना। और यहां से दो वेक्टर जुड़े हुए ए और बी, मैं बोल ही रहा हूं कि दो वेक्टर के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करते हो।
तो यहां से जैसे दो वेक्टर दिया हुआ है, तो यहां से आप क्या करोगे, एक स्ट्रेट लाइन आपका एक वेक्टर चलेगा, एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया बेटा, है ना। जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है जो लाइन, पहले वाले के टेल से दूसरे वाले के हेड तक जो जा रहा है, दैट इज नोन एज रिजल्टेंट वेक्टर, एंड दैट आर इज इक्वल टू नोन एज ए प्लस बी। ये दोनों वेक्टर का क्या है बेटा, सम है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि पहला वेक्टर का हेड दूसरा वेक्टर का टेल है, तो हेड टू टेल अगर जुड़ा हुआ है, तो आप एक स्ट्रेट लाइन पहले वाले के टेल से दूसरे वाले के हेड तक एक नया वेक्टर आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है, जो उस ट्रायंगल को क्लोज कर रहा है। तो वो जो नया वेक्टर आपने ड्रॉ किया है वो उस दोनों का रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट में दोनों का सम, रिजल्टेंट में दोनों का रिजल्ट सम। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। अभी मैं बताऊंगा फॉर्मूला मैग्नीट्यूड निकालने। बट अगर दो वेक्टर जुड़े हुए बेटा, यहां देख लीजिए, यहाँ एक वेक्टर ए है और यहाँ एक वेक्टर बी है, तो यहाँ भी दो वेक्टर जुड़े हुए हैं बेटा, यहाँ वो पॉइंट मान लीजिए। बट यहाँ किससे जुड़ा हुआ है, टेल टू टेल जुड़ा हुआ है दोनों वेक्टर ना बेटा, टेल टू टेल जुड़ा हुआ है। तो अगर टेल टू टेल जुड़ा रहेगा वेक्टर, तब आप क्या यूज करोगे, पैरेललोग्राम, यानी इसको आप ऐसे आगे बढ़ाओगे, है ना, फिर यहाँ पे ऐसे आगे बढ़ाओगे, ठीक है ना, समझ लो, ये आगे वेक्टर करो थोड़ा सा। तो इसका जो पैरेललोग्राम का डायगोनल जो होगा दोनों वेक्टर में, आप एक पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन कर दिए, टेल टू टेल जुड़ा हुआ है दोनों ऐसे, आपने एक पैरेललोग्राम बनाया, तो दैट डायगोनल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट वेक्टर। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ए प्लस बी। डन, एवरीवन क्लियर ना, अरे सबको Yes, समझ में sir. आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो कब Yes, sir. ट्रायंगल जो लगाएंगे, कब पैरेललोग्राम लगाएंगे, ये समझ में आ गया बच्चे आपको? चलिए डन, ओके। तो ये तो हो गया, अभी पॉलीगॉन पे हम आएंगे, ठीक है ना, लेकिन रिजल्ट दोनों के लिए सेम आता है। जैसे मान लीजिए कि दो वेक्टर है बेटा, अब दो वेक्टर को मेरे को ऐड करना है, एक वेक्टर ए है, ठीक है ना, और ये क्या है, एक वेक्टर बी है, ठीक है, चाहे आप पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करो, चाहे आप ट्रायंगल लॉ से ऐड करो। तो मान लो ये दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, थीटा है, तो आप इसको ऐसे बढ़ाओगे, क्या बनाओगे, एक ट्रायंगल बनाओगे, और ये क्या होगा, आपका रिजल्टेंट होगा, ठीक है ना। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ठीक है। अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, मैं रिजल्टेंट, चुके देखिए दो वेक्टर को जब भी ऐड करते हो, रिजल्ट भी आपको एक वेक्टर ही आएगा, समझ रहे हो ना। तो अब किसी भी वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है आपको, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab cos थीटा, यही फॉर्मूला इस्तेमाल करते हो। यानी दो वेक्टर को अगर आप ऐड कर रहे हो, तो उनका रिजल्टेंट कितना होगा, सम कितना होगा। मैंने पहले ही बताया था कि भाई आप नॉर्मल मेथड तो यूज कर नहीं सकते बेटा, स्केलर वाला मेथड तो आप यूज कर नहीं सकते, आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, दो या दो से ज्यादा वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b। मान लीजिए ट्रायंगल लॉ, दोनों के लिए ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम प्रूफ करोगे, दोनों के लिए सेम ही आएगा। मान लो ट्रायंगल वाला है, ये ए है और ये क्या है बेटा, ये बी है, ठीक है ना। तो ये आगे बढ़ाओगे, ये क्या होगा, थोड़ा ठिट्टा होगा, ये क्या होगा, आपका रिजल्टेंट होगा, ये क्या होगा, आपका रिजल्टेंट होगा। तो ये रिजल्टेंट की, ये तो मैं इससे क्या निकालोगे आप, मैग्नीट्यूड। लेकिन चूंकि रिजल्टेंट भी एक वेक्टर है, तो मैं मान लेता हूं कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये एंगल ए से कितना एंगल बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है। तो आर का मैग्नीट्यूड तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, लेकिन आप आर की क्या निकाल सकते हो बेटा, डायरेक्शन भी निकाल सकते हो, है ना। और आर की अगर डायरेक्शन निकालनी है, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला होगा। आई विल प्रोवाइड विद द नोट्स, मैं नोट्स भेज दूंगा आपको, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी समझिए आप। तो आर की डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है, tan बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ज्यादातर ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, इसका ध्यान रखिएगा, जनरली रिजल्टेंट से क्वेश्चन आएगा, या ट्रायंगल लॉ से प्रूफ भी है ना। पैरेललोग्राम लॉ से प्रूफ तो दोनों का लगभग सिमिलर है, फिगर थोड़ा सा अलग अलग बनता है, बट प्रूफ सिमिलर है। तो 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से आप थोड़ा प्रूफ एग्जाम बुक से देख लीजिएगा। इफ यू फील एनी प्रॉब्लम, यू कैन टेल मी इन नेक्स्ट, मैंने अदर क्लास में आप देख पूछ सकते हो। बट ट्रायंगल लॉ का प्रूफ आप क्या कीजिएगा, थोड़ा देख लीजिएगा, सो डेट कि मे बी कि आपको आए, उससे क्वेश्चन आए ट्रायंगल लॉ का प्रूफ करने के लिए, मे बी मैं बोल रहा हूँ, अब मैं पेपर बता नहीं रहा हूँ तो मैं नहीं बता सकता। तो किसी भी दो वेक्टर को ऐड करने के लिए हम ये रूल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बेटा, समझ गए।
ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर एक पॉइंट है मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए कि एक फोर्स लग रहा है और फोर्स की वैल्यू कितनी है बेटा, 10 न्यूटन, ठीक है, और यहाँ पर भी एक फोर्स लग रहा है, एक अदर फोर्स लग रहा है, और उसकी वैल्यू कितनी है, नेक्स्ट वाले फोर्स की वैल्यू कितनी है, 5 न्यूटन, और इनके बीच में जो एंगल लग रहा है वो 60 डिग्री है, मान लेते हैं। तो अगर ये ओ पॉइंट है, तो इस ओ पॉइंट पे कोई पूछेगा कि भाई व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑन पॉइंट ओ, नेट फोर्स कितना है, तो आप 10 + 5 15 तो बोल नहीं सकते, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ कि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, और वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर वाला रूल ही लगाना पड़ेगा। तो आपके पास क्या है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, और रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या लगाओगे, कॉस थीटा लगाओगे, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, किसी को भी ये मानो दैट इज ए और बी, आप F1 F2 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा भी आप लिख सकते हो। बट यहाँ पे एक 10 को मैं ए मान ले रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा बेटा, 10 का स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है 5, तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 5, और यहाँ पे एंगल दोनों वेक्टर के बीच में कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, तो आप यहाँ पे क्या रखोगे बेटा, कॉस 60, ओके। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √100, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस क्या हो जाएगा 2, 10 इंटू 5 यहाँ कितना हो जाएगा 50, और cos 60 का वैल्यू कितनी होती है 1/2। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है, समझ लो। तो यहाँ 2 और 2 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √100 100 प्लस 75, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 50 है, तो कितना हो जाएगा 175। अब रूट में कुछ निकलने वाला है तो उसको निकाल दो, है ना, 175 का रूट में जो निकलने वाला होगा निकल जाएगा, और जो रूट में नहीं निकलने वाला होगा करेगा, फैक्टराइजेशन करोगे तो आर की वैल्यू हमारी ऐसे क्या हो सकती है, निकल सकती है। यहीं पे अगर डायरेक्शन पूछते हैं, यहाँ तो मैग्नीट्यूड पूछा है, अगर डायरेक्शन पूछेगा तो भी हम फट से लगा देंगे, tan बीटा इज इक्वल टू क्या बोले बेटा, ई साइन थीटा बाई क्या बल लगाओगे, ए प्लस बी कॉस थीटा, तो बी की वैल्यू कितनी है मेरी 5 साइन 60 हो जाएगा ना बेटा, साइन 60, अब बाई ए की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 5 इंटू कितना हो जाएगा कॉस 60, है ना, वैल्यू रख दो यहाँ पे, कितना हो जाएगा 5 साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 प्लस कितना हो जाएगा 10 प्लस 5, और इसकी वैल्यू कितनी रहती है 1/2, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा। अगर एग्जैक्ट एंगल निकलने वाला होगा तो निकाल दीजिएगा, अगर एग्जैक्ट एंगल निकलने वाला नहीं होगा तो नहीं, आंसर छोड़ दीजिए। जैसे सबका एंगल तो नहीं पता होगा ना, जैसे tan बीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो एंगल बीटा क्या होगा 45 हो जाएगा, जैसे tan बीटा इज इक्वल टू √3 आ जाएगा, तो एग्जैक्ट जैसे tan का आपको पता है ना, tan 45 इज इक्वल टू 1 होता है, tan 60 इज इक्वल टू √3 होता है, tan 30 इज इक्वल टू 1, तो एग्जैक्ट एंगल का अगर RHS में आएगा तब तो आप एग्जैक्ट एंगल निकाल दोगे, बट एग्जैक्ट एंगल का अगर नहीं आएगा तो फिर आप उतना ही पे आंसर क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। ओके एवरीवन क्लियर, यहाँ पर किसी को कोई डाउट एडिशन में? नो सर। मूव फॉरवर्ड। तो कोई भी दो वेक्टर उनके बीच में एंगल दिया रहेगा तो यू कैन फाइंड द रिजल्टेंट, समझ ना, ठीक है। सिमिलरली सब्सट्रैक्शन के लिए भी यूज किया जाता है ना, सिमिलरली जो है सब्सट्रैक्शन के लिए भी यूज किया, एंड सब्सट्रैक्शन इज नथिंग, एक्चुअली सब्सट्रैक्शन इज एडिशन ऑफ नेगेटिव, समझ रहे हो ना। जैसे सब्सट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, मैं कह रहा हूं ए को मैं माइनस बी कर रहा हूं, दैट इज द सब्सट्रैक्शन a माइनस बी। व्हाट इज दिस, सब्सट्रैक्शन इज नथिंग, सब्सट्रैक्शन इज एडिशन ऑफ नेगेटिव, यानी आप इसको क्या कर सकते हो, a प्लस माइनस बी कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो, आप क्या कर सकते हो सब्सट्रैक्ट, जैसे आप 3 - 2 कर रहे हो, तो 3 - 2 एक्चुअली क्या है कि आप 3 में -2 को जोड़ रहे हो, एक्चुअल मीनिंग द सब्सट्रैक्शन का यही है ना। तो यहां पर मैं अभी बताया फॉर्मूला आपको, एडिशन के लिए क्या फॉर्मूला बताया हूं मैं अभी, देखिए एडिशन के लिए क्या बोला हूं, आर इज इक्वल टू √अंडर क्या है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या है cos थीटा। ये एडिशन दो वेक्टर को ऐड करने के लिए आप यूज करोगे। तो मैं यहाँ पर बता रहा हूं ना कि एक वेक्टर ए है बेटा यहाँ पर, और एडिशनली क्या है, एक वेक्टर बी है, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों वेक्टर के बीच में एंगल दिया हुआ है, ये क्या है थीटा है, और ये क्या है एडिशन का रिजल्टेंट है ना, यानी एडिशन का रिजल्टेंट क्या आया था मेरा a प्लस बी, अगर उसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा बेटा, ठीक है। लेकिन मेरे को सब्सट्रैक्ट करना है, a और माइनस बी करना है,
तो मैं क्या कर रहा हूं कि ए को जोड़ो वाला ही लगाओ, लेकिन आप उसमें माइनस बी को जोड़ दो। तो आपको पता होगा शायद बेसिक बात, क्योंकि हम बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं गए, लेकिन बेसिक इतना पता होगा कि अगर कोई भी वेक्टर है, उस वेक्टर को अगर आप उलट दोगे तो वो माइनस बन जाएगा। जैसे ए वेक्टर है, अब आप इसको उलट दो, दैट न्यू विल बी बिकम माइनस ए। तो अगर ये बी, ये क्या है मेरा बेटा, बी वेक्टर है ना, अगर मैं इसको उलट दूं ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, माइनस बी। माइनस भी बन जाएगा ना। अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि किसी भी वेक्टर के आपको पलट देते हो तो डेट बिकम्स निगेटिव। जैसे निगेटिव है, उसको पलटोगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब उसकी वो क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस भी हो जाएगा। अब इसका निकाल सकते हो ना रिजल्टेंट, अब ये रिजल्टेंट हो जाएगा इसका। तो ये क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस, अब किसको जोड़ रहे हो आप, माइनस बी को जोड़ रहे हो, तो डेट बिकम्स ए माइनस बी। तो अब यहां पर क्या होना, आपको ए और, अभी यहाँ पे एंगल थीटा ले रहे थे आप, तो थीटा किसके बीच में आप ले रहे थे, ए और बी के बीच में ले रहे थे। लेकिन ये ए है ना आपका, ये को आगे बढ़ाओगे तो आगे चला जाएगा ए। तो ए और माइनस बी के बीच में एंगल कितना होगा, कोई बताएगा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी। 180। 180 माइनस थीटा बेटा, ये पूरा 180 होगा ना ये, यस सर। बट आपको तो इनके बीच में लेना है ना, ये और ये लेना है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, कोई बताएगा, 180 में से क्या करोगे बेटा, माइनस कर दोगे। यू गेटिंग माई पॉइंट ना, यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। आपको समझ में आया नहीं, बोलो बच्चे हाँ या ना। यस। नहीं समझ में आया, फिर से बताऊं, आ गया। उलट रहे हैं ना, उलट रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर जब उलट देंगे हम, जैसे मान लीजिए ये बेटा मेरा ए है और ये बी है, तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये पूरी एंगल कितनी है, 120 180 है ना। देखिए मैं फिर से बता रहा हूं आपको, मैं इरेज करके बता रहा हूं तो शायद आपको समझ में आएगा। देखिए, ठीक है, ये एंगल कितना था बेटा, थीटा। लेकिन आपको क्या लेना है, इस ए को, यही आपका ए है ना, दैट इज ए। तो आप इसको आगे बढ़ाओ, तो ये आपका माइनस, तो आपको ये एंगल लेना पड़ेगा ना। तो ये पूरा कितना है, देखो ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें ये वाला पार्ट कितना है, अगर ये पार्ट थीटा निकल जाएगा तो आपको इतना पार्ट अगर लेना पड़ेगा, तो 180 माइनस थीटा करना पड़ेगा बेटा। तो एंगल कितना हो जाएगा, ए और माइनस बी के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। तो मैं इसी को लगा सकता हूं, लेकिन थीटा की जगह पे मेरे को क्या लेना पड़ेगा, ए और बी को ही जोड़ रहा हूं ना मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ए को बी को जोड़ रहा हूं, मैं जोड़ रहा हूं, माइनस बी को जोड़ रहा हूं, बट द एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी इज 180 माइनस थीटा। तो सब्सट्रैक्शन के लिए मैं क्या यूज करूंगा, सब्सट्रैक्शन के लिए मैं क्या यूज करूंगा बेटा, आर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे क्या यूज करेंगे, cos 180 माइनस थीटा। थीटा नहीं रखेंगे बिकॉज ए और माइनस बी को जोड़ने का मतलब क्या है, घटाने का मतलब क्या है, ए को अब माइनस बी के साथ जोड़ रहे, तो ए और माइनस बी के बीच में एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा है। तो एक, अब आप शायद 10th क्लास में पढ़े होगे, शायद नहीं भी पढ़े होगे, लेकिन मैं बता देता हूं यहाँ पर, cos 180 माइनस थीटा जो होता है बेटा, वो क्या होता है, cos थीटा होता है, माइनस cos थीटा होता है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, शायद आप बेसिक मैथमेटिक्स पढ़े होगे तो उसमें पढ़े होगे, cos 180 माइनस थीटा जो होता है बेटा, वो माइनस cos थीटा होता है। और अगर sin 180 माइनस थीटा रहेगा तो वो sin थीटा ही होगा। तो ये फॉर्मूला जरा देखिए, यहाँ पे क्या दिया बेटा, cos 180 माइनस थीटा, तो व्हाट विल बी बिकम, क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, प्लस 2ab है ना। ये cos 180 माइनस थीटा क्या बन जाएगा भाई, माइनस कॉस। cos थीटा बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस cos थीटा। तो लास्टली मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कोई बताओगे, r इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये प्लस बी माइनस को लिया स्क्वायर यहाँ प्लस प्लस, 2ab माइनस क्या हो माइनस जाएगा, कॉस थीटा। माइनस 2ab। So that is the resultant of subtraction and that is the resultant of addition. There is only simplest one चीज का डिफरेंस है। सर साइन माइनस जो आपने वो कराया एक बार बता देना। कौन सा बेटा, सर साइन 180 माइनस थीटा वाला। ये फॉर्मूला होता है बेटा, cos 180 माइनस थीटा अगर रहेगा तो फाइनली आप cos थीटा लिखेंगे, और sin 180 माइनस थीटा रहेगा तो sin थीटा ही रहेगा। समझ रहे हो ना, वैल्यूज की बात कर, माइनस नहीं होगा सर, नहीं साइन में माइनस नहीं होगा, cos में माइनस होगा, साइन में माइनस नहीं। ठीक है, ओके सर। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगो का फॉर्मूला है, तो ट्रिगो के फॉर्मूला से मैं बात कर रहा हूँ।
तो यहां पर चूंकि cos 180 माइनस थीटा है तो क्या हो जाएगा, माइनस cos थीटा हो जाएगा। तो बस सिंपल सा बात याद रखना है मेरे को, यहां पर सिंपल सा बात क्या याद रखना है कि अगर रिजल्टेंट एडिशन का रहेगा, समरी अगर मैं करूं तो अगर एडिशन का रहेगा तो क्या फॉर्मूला मेरा आया है, आर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab टू ए cos थीटा। अगर सब्सट्रैक्शन का रहेगा, ज्यादातर यही फॉर्मूला यूज होता है बिकॉज द वेक्टर्स आर कमिंग, ज्यादातर यही फॉर्मूला यूज होता है, तो यू कैन राइट नो। बट अगर सब्सट्रैक्शन का आ गया तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस 2ab। ठीक है। यहां डायरेक्शन निकालोगे, ठीक है बेटा, तो डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या है, tan बीटा। tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, b sin थीटा अपॉन में ए प्लस स्क्वायर कोस थीटा। लेकिन यहाँ पर आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर अगर डायरेक्शन निकालोगे बेटा तो क्या लेना पड़ेगा, tan b, यही फॉर्मूला पुट करो, बट यहाँ पे आपको क्या रखना पड़ेगा, b थीटा की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, अभी बात किए हैं 180 माइनस थीटा रखना पड़ेगा बेटा, है ना। सब्सट्रैक्शन में तो 180 माइनस थीटा आ रहा है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, a प्लस b और क्या हो जाएगा cos 180 माइनस थीटा। तो tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, b और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा ही रहेगी। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि साइन में नेगेटिव नहीं होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस b, लेकिन ये क्या हो जाएगा, cos क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan बीटा इज इक्वल टू b साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, a माइनस b cos थीटा। ओके, एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों के लिए मैंने यहाँ पे एक बार एक समरी दे दिया। डन बच्चों, एवरीवन डन ना, एवरीवन कैन डू और नॉट, यस सर, डू कर लेंगे सर, कर लेंगे ना। यस सर। हालांकि मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, आई नो, बट मैं फिर भी चाह रहा हूँ कि बस आपका मतलब, अब बताइए बेटा शॉर्ट टाइम है तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में तो नहीं जा सकता था, इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, बहुत सारी चीजें हैं, तो उनके पे मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं बहुत एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मैं चाह रहा हूँ कि इन चीजों को बता दूं सो डेट कि आपका काम चल जाए, मतलब आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एक थ्रू आउट रिविजन हो जाए। 1 आवर का हमारा क्लास है तो 1 आवर में आपको पता ही है बहुत ज्यादा बातें नहीं हो सकती है। अब यहाँ पर एक और बात हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, एक क्वेश्चन आता है बड़ा इंपॉर्टेंट, एडिशन का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, a प्लस बी, यानी r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, और सब्सट्रैक्शन में r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस बी। तो किस एंगल पर ये दोनों बराबर होगा, ऐसा क्वेश्चन अक्सर ऑब्जेक्टिव में आता है, जैसे कहेगा कि a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी। पहली बात, ये बराबर हो सकते कि नहीं हो सकता, किस एंगल पर हो सकता है, कोई ऐसा एंगल जिसपे ये दोनों, अगर दो वेक्टर को आप वैसे एंगल पे रखो, आप उसका एडिशन करो या उसका सब्सट्रैक्शन करो, उसका रिजल्टेंट सेम आएगा, ऐसा कोई एंगल आपको नजर आ रहा है, आप में से कोई बता सकता है। चलो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं यहाँ पर, आर इज इक्वल टू एडिशन का क्या आया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और सब्सट्रैक्शन का आर क्या आया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab cos थीटा। तो आपको क्या लग रहा है कि आप कौन सा एंगल रखोगे कि राइट और लेफ्ट साइड दोनों बराबर हो जाए, यानी दोनों बराबर हो जाए, ऐसा कौन सा एंगल आप रखोगे, बता सकते हो। सर जीरो, सर जीरो, तो cos 0 रख के देखो, 90 90, cos 90 रखोगे ना, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, सर cos 90 जीरो, जीरो। जीरो। तो आपको क्या करना है, यहीं पर डिफरेंस है ना, देखो यहीं पर डिफरेंस है, तो आप ऐसा एंगल खोजो कि ये हट जाए, तो cos 90 डिग्री रहेगा यहाँ पर, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। यहाँ पर भी 90 डिग्री रहेगा तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। बच क्या इधर, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझ रहे हो ना। तो 90 डिग्री पर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में अक्सर आता है, तो आपको मे भी, क्योंकि कुछ ऑब्जेक्टिव भी आने वाले हैं आपको, तो मे भी ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से यही सब क्वेश्चन एराइज होते हैं कि किस एंगल पर a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होते हैं, तो ध्यान रखिएगा 90 डिग्री बराबर। दूसरा क्वेश्चन जो इससे एडिशन से आता है वो ये आता है कि मान लीजिए दो वेक्टर बराबर है, हालांकि इनका प्रूफ भी है लेकिन मैं प्रूफ पे अभी नहीं जा रहा हूं क्योंकि मेरे को अभी मल्टीप्लीकेशन भी थोड़ा बताना है। अगर दो वेक्टर है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इसको,
दो वेक्टर है मान लो, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, समझ लो ये दोनों वेक्टर बराबर है, मेरी बात समझ लो ना, दोनों वेक्टर बराबर है, यानी ए भी बराबर है बी भी बराबर है। ए का भी मान अगर 10 है, 10 न्यूटन मान लो, फोर्स मान लो, अब बी का भी मान 10 है। अब आप इनका रिजल्टेंट निकाल रहे हो, इनका रिजल्टेंट भी 10 आता है। यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? समझ रहे हो ना? अगर दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर बराबर है, पहली बात तो दोनों वेक्टर बेटा बराबर है, ठीक है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोथ वेक्टर्स आर इक्वल एंड देयर रिजल्टेंट इज आल्सो इक्वल टू देम, उनमें से किसी एक के बराबर है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे क्या किया, दो फोर्स लिया और यहाँ पर एक फोर्स एफ है, यहाँ पर भी एक फोर्स एफ है, इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल है और इनका रिजल्टेंट भी एफ आता है, यानी उन्हीं में से का आता है, तो पक्का है कि उनके बीच में एंगल 120 होगा। आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, आर की जगह भी एक्स रख दो, ए की जगह भी एक्स रख दो, बी की जगह भी एक्स रख दो, तो थीटा आ जाएगा। ये फॉर्मूला जब आप रखोगे, यहाँ पर भी एक्स रखोगे, यहाँ पर भी एक्स रखोगे, यहाँ पर भी एक्स रखोगे, तो एंगल की वैल्यू 120 आ जाएगी। लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए आपको दिमाग में रखना है कि अगर दो वेक्टर बराबर है और उनका रिजल्टेंट भी बराबर है तो उनके बीच में एंगल 120 होगा, ये आपको ध्यान रखना। नोट्स में मैं दे दूंगा, प्रोवाइड करूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया कि टू फोर्सेस आर इंक्लाइंड एट एन एंगल whose magnitude is 20 न्यूटन, टू इक्वल फोर्सेस, ऐसे बोलता हूं, टू इक्वल फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन inclined at an angle, their resultant is also 20 newton. What is the angle between two forces? Sir, 120 degree. 120. समझ रहे हो ना, दो बराबर है, उनका रिजल्टेंट भी उनमें से किसी एक के भी बराबर है, तो उनके बीच में एंगल 120 होगा। ये आपको एडिशन में ध्यान रखना है। पहली बात तो ये दो पॉइंट्स मैंने बताया, ठीक है ना। अच्छा, तीसरा पॉइंट जो मैं इसमें बताने वाला हूं, जिनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव तो ये रिजल्टेंट और डायरेक्शन से आएगा, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं। तीसरा क्वेश्चन जो यहाँ आ सकता है वो ये आ सकता है कि अगर दो बराबर वेक्टर हैं, क्या है, दो बराबर वेक्टर है और प्लानर है, प्लानर का मतलब समझ रहे हो ना, यू नो बेटा, प्लानर, प्लानर का मतलब एक ही प्लेन में है ना। तो अगर आप चाहते हो जीरो आ जाए, मैंने आपका रिजल्टेंट की वैल्यू जीरो आ जाए, तो कितने कम से कम वेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी, दो। यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? Yes, sir. दो बराबर वेक्टर है, दो वेक्टर बराबर है और प्लानर है, प्लानर का मतलब एक ही प्लेन में। जैसे दो बराबर वेक्टर आपको दिया है, आपको जीरो कह रहा है, कोई भी एंगल पे रखो आपको जीरो बना देना है, तो आप क्या करोगे, एक को ऐसे रख दोगे, एक को ऐसे रख दोगे। जैसे मान लो दो बराबर वेक्टर है, ये भी 20 न्यूटन है, ये भी 20 न्यूटन है, तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा बेटा, 20 माइनस 20 जीरो हो जाएगा ना, Sir. अपोजिट डायरेक्शन में है ना भाई। अरे बोल ले भाई, Yes, sir. Yes, sir. sir. अरे नींद आ रही है क्या? यू ऑल No, sir. No, sir. No, sir. लिसनिंग मी और नॉट? या पक गए सुन सुन के? मुझे ये भी बता दो, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। No, sir. मेन No, क्लास sir. क्लास में हम थोड़ा बात भी करेंगे। अभी क्या है ना, चीजें ज्यादा करनी है। आई नो यू आर गेटिंग, बीच में बोर हो जाते होगे, लेकिन अभी क्या है, चीजें ज्यादा करनी है, टाइम कम है, तो मैं बीच में बात करूंगा और टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन मेन क्लास में यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, तो वी विल रीड एंड वी विल फन, वी विल रीड वी विल फन। हम थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा 5 मिनट बाद, ठीक है ना, सो डेट कि हमको बोरियन फील नहीं हो। लेकिन अभी क्या है, हम पढ़ना ही पढ़ना मेरे को, मैं चाह रहा हूँ टाइम और रहे कि मैं कुछ 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 और बता दूं। मेरे मन में है ना, ऐसा होता है ना कि बच्चों को ये बता दो यार, कहीं इससे क्वेश्चन ना आ जाए, ये भी बता दो इससे ना आ जाए, तो जस्ट फीलिंग लाइक दैट, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग ऑन द अदर पार्ट्स। बट सुनिए, आप ही के काम की बात हुई, मैं ये बोल रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, नोट्स में भी मैं दे दूंगा, तो मैं समझा रहा हूँ कि ताकि नोट्स में जब आपको जाए तो आपको पता लग जाए कि एक्चुअली मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर दो वेक्टर होगा, समझ रहे हो ना, और दोनों बराबर वेक्टर है, तो जीरो लाने के लिए कितने, कम से कम कितने वेक्टर की जरूरत है, 2। और बराबर नहीं होंगे, मैंने वेक्टर्स है लेकिन बराबर नहीं है, तब आपको जीरो बनाने के लिए कम से कम कितने वेक्टर की चाहिए, 3। अगर बराबर है तो कितना चाहिए, 2। अगर बराबर नहीं है तो कितना चाहिए, 3। लेकिन बराबर नहीं है, लेकिन क्या है, प्लानर है, मैंने एक ही प्लेन में। अब क्या हो जाएगा, प्लानर नहीं है, नॉन प्लानर है। नॉन प्लानर का मतलब अलग अलग प्लेन है। जैसे आपका मोबाइल जो है ना, ये देख रहे हो मोबाइल, तो डेट इज अ प्लेन। अगर बराबर वेक्टर है लेकिन इसी में है, एक ही प्लेन में है, तो 2 चाहिए।
बराबर वेक्टर है इसी प्लेन में है, सॉरी बराबर नहीं है इसी प्लेन में है, तो कम से कम 3 चाहिए। बराबर नहीं है लेकिन अलग अलग प्लेन में है, डिफरेंट प्लेन्स में, कोई इसमें है कोई इसमें है, ये मेरा हाथ देख रहा है ये अलग प्लेन है, मोबाइल का स्क्रीन अलग प्लेन है, तो अलग अलग प्लेन में रहेगा, उसको बोलते हैं नॉन प्लेनर। तब आपको कितना चाहिए? 4। ये अभी ऑब्जेक्टिव में अक्सर क्वेश्चन ही आता है कि हाउ मेनी मिनिमम प्लानर वेक्टर विल रिक्वायर्ड टू फॉर्म 0 इफ वेक्टर्स आर अनइक्वल। कितना होगा? फिर से बोल दो क्वेश्चन। इफ यू हैव अ Yes. प्लानर वेक्टर and the vectors are unequal, then how many minimum vector requires to make 0? Sir, 4. Sir, I'm talking about planar. 3. If the question is non-planar, 3. 3. okay, equal रहेगा तो हमेशा आंसर क्या होगा? Sir, 2. 2. अनइक्वल में 2 कंडीशन आ रही है। अनइक्वल में अगर प्लानर है तो मिनिमम कितना होगा? 3। नॉन प्लानर है तो मिनिमम कितना होगा? 4. 4। ठीक है, Yes. समझ गए बात की नहीं समझे? समझ गए सर। ओके ओके, वेरी गुड, दिस बैच इज रियली गुड। यू आर रियली गुड और नॉट? Yes sir. सर वैसे मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, दिस बैच इज रियली गुड। ओके, चलिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। अब दो, मैं एक ऐड का बता दिया, सब्सट्रैक्ट का बता दिया, अब लास्ट पार्ट में बता रहा हूँ मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर में आप शायद सुने होंगे, देखे होंगे, पढ़े होंगे, बस इसी बात है, पढ़े भी होंगे। सर जो पहले वाला था वो ऐड वाला था ना? कौन वाला बेटा? वो 3 और 4 नॉन प्लेनर वाला। हाँ, ऐड या सब्सट्रैक्ट कुछ भी करके 0 लाना है आपको, समझ रहे हो ना? आपको 0 बनाना देना है, ऐसे ऐसे जोड़ना है कि 0 हो जाए, समझ रहे हो ना? दैट इज द योर एम, कि आपको नेट रिजल्टेंट 0 लाना है, समझ रहे हो क्या? यस सर। तो अब यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर को आप स्केलर तरीके से मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते जो नॉर्मल मैथमेटिक्स में अप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर करोगे तो हमारे पास 2 मेथड है। एक है मेरा बेटा क्या? डॉट प्रोडक्ट, और एक मेरा क्या होता है? सुने हो? यस सर। यस सर। इजी है डॉट प्रोडक्ट, तो बहुत इजी है, क्रॉस में थोड़ा सा समझने वाला है, बट डॉट प्रोडक्ट इज वेरी इजी। डॉट प्रोडक्ट का एक और नाम है, क्या नाम है बेटा? स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट। सर क्या बोला आपने, एक बार रिपीट कर दीजिए। डॉट प्रोडक्ट का एक और नाम है, 2 नाम है, समझ रहे? या तो यू कैन से डॉट प्रोडक्ट, अब मैंने बोला था कि डॉट प्रोडक्ट का एक और नाम है, दैट नेम इज स्केलर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का भी एक और नाम है, दैट इज नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट। वेरी गुड, वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये तो बात सही है, 2 नाम है। आइदर क्वेश्चन में आपको बोल सकता है फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट या फाइंड वेक्टर प्रोडक्ट, बोथ आर द सेम थिंग। आइदर क्वेश्चन में आपको बोल सकता है फाइंड डॉट प्रोडक्ट या फाइंड स्केलर प्रोडक्ट, बोथ आर द सेम। अब यहाँ पर मेरा एक सवाल है कि भाई इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? जैसे ए डॉट बी, डॉट का सिंबल ऐसे ही होता है ना, तो ये क्या हो गया? ए डॉट बी दिया हो मतलब आपको डॉट प्रोडक्ट लगाना है, ठीक है ना? और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी, मतलब आपको क्या करना है? क्रॉस प्रोडक्ट लगाना। तो आप ए डॉट बी और ए क्रॉस बी को करेंगे तो व्हाई इट इज से दैट स्केलर प्रोडक्ट? डॉट को स्केलर क्यों नाम देते हैं? आपको इसको बता क्योंकि उसमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पता चलता है। मैग्नीट्यूड पता चलता है, अच्छा। और वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट में एक्चुअली क्या हो ना कि देखिए 2 मेथड से आप 2 वेक्टर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। इफ आर मल्टीप्लाइंग 2 वेक्टर्स, अगर आप 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हो बेटा, समझ रहे हो ना? तो जो आपको रिजल्ट आएगा, फाइनल जो रिजल्ट आएगा, तो यहां जो रिजल्ट आएगा, इस रिजल्ट को हम क्या बोलेंगे? ये जो रिजल्ट आएगा फाइनली वो एक स्केलर आएगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? और क्रॉस प्रोडक्ट से करोगे तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो एक वेक्टर आएगा। यानी यहां जो रिजल्ट आएगा आप देखोगे नंबर आएगा, 3 4 5 10 20 50। नंबर क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। और यहां जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? एक वेक्टर आएगा, यानी डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी रहेगी, डायरेक्शन भी रहेगी। यहां ओनली मैग्नीट्यूड रहेगा। आप कर तो रहे 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई, बट स्केलर वाला आप मामला करोगे तो आपको इन रिजल्ट एक मैग्नीट्यूड आ जाएगा, एक नंबर आ जाएगा, एंड नंबर इज ए स्केलर। बट यहां जब आप वेक्टर 2 मीटर को मल्टीप्लाई करोगे और वेक्टर वाला मेथड लगाओगे तो आपको वो एक वेक्टर मिलेगा, आपको मैग्नीट्यूड भी मिलेगी, डायरेक्ट। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट। अगर आपसे कोई सवाल पूछे, मैं आपसे अगर कहूं कि अगर 2 वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको स्केलर मिलेगा कि वेक्टर मिलेगा? सर वेक्टर। वेक्टर। If you multiply 2 vectors, then what will be your result? Scalar or vector? वेक्टर। वेक्टर। तो पक्की बात है। वेक्टर।
सर वेक्टर। लेकिन मैं तो आपको दो तरीका बताया हूँ, मैं तो सिंपली मल्टीप्लाई पूछ रहा हूँ। अब मैं दो तरीका बता रहा हूँ यहाँ पे। एक तरीके से तो मैं बोल रहा हूँ स्केलर मिलेगा, एक तरीके से मैं बोल रहा हूँ वेक्टर मिलेगा। आप बोल रहे हो वेक्टर। सर दोनों मिल सकते हैं, वेक्टर भी मिल सकते हैं, स्केलर भी मिल सकते समझ रहे हो ना बात? यही तो समझने वाली बात, दोनों मिल सकता है। अगर आपको क्वेश्चन दे इफ यू मल्टीप्लाई अ वेक्टर देन द रिजल्ट विल बी वेक्टर, स्केलर, बोथ, नन, दोनों हो सकता है। ये मेरे को पता नहीं भाई। इफ यू यूज दिस मेथड, इफ यू यूज डॉट मेथड, योर रिजल्ट विल बी स्केलर। इफ यू यूज क्रॉस मेथड, योर रिजल्ट विल बी वेक्टर। तो इट्स मे बी स्केलर, इट्स मे बी वेक्टर। तो अगर आपसे आगे कोई भी पूछे कि दो वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, तो आप क्या कहोगे कि भाई स्केलर भी हो सकता है, वेक्टर भी हो सकता है। तुम बताओ कौन सा मेथड तुम बता रहे हो। तुम डॉट लगा रहे हो, स्केलर मिलेगा। अच्छा तुम क्रॉस लगा रहे हो, तुमको वेक्टर मिलेगा। समझ रहे हो ना? तो ऐसे नहीं कर सकते। आपका आंसर क्या होगा? मैं सिर्फ मल्टीप्लाई पूछ रहा हूं, मैं तो कॉमन बात कह रहा हूं। मैंने थोड़ी ना बोला क्रॉस लगा रहे हो। मैंने बोला कि अगर दो वेक्टर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप क्या मिलेगा तुमको। तो तुम लोग का सर आंसर दोनों। था वेक्टर। तो आपका आंसर क्या होगा? मे बी, बोथ नहीं, मे बी स्केलर, मे बी वेक्टर। या तो स्केलर, बोथ का मतलब है कि दोनों मिलेगा, स्केलर भी मिलेगा, वेक्टर भी मिलेगा। तो आपके आंसर क्या होगा? मे बी स्केलर, मे बी वेक्टर। दैट डिपेंड्स अपॉन द मेथोडोलॉजी यू यूज। अगर हम जो मेथोडोलॉजी करेंगे वो। अच्छा दो वेक्टर को सब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? हैं। वेक्टर अगर मिलेगा आप दो सर। वेक्टर को ऐड करते हो तो आपको वेक्टर ही मिलेगा। अगर आप दो वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करते हो तो आपको वेक्टर ही मिलेगा। अगर यस आप दो सर। वेक्टर को हाँ ये याद रखना, ये सिर्फ मल्टीप्लाई में है। अगर आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको स्केलर भी मिल सकता है, वेक्टर भी मिल सकता है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में ऐसा ऑप्शन नहीं है। एडिशन में वेक्टर को ऐड करोगे, योर रिजल्ट विल बी वेक्टर। एडिशन में आप सब्सट्रैक्ट करोगे वेक्टर को, योर रिजल्ट विल बी वेक्टर। वेक्टर को वेक्टर से ही आप ऐड कर सकते हो या सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि अगर वेक्टर को डिवाइड कर सकते हैं क्या, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ। एडिशन पढ़ लिए, सब्सट्रैक्शन पढ़ लिए, मल्टीप्लीकेशन भी पढ़ रहे, डिवीजन कर सकते हैं एक वेक्टर। कैन यू डिवाइड अ वेक्टर विद अनदर सर वेक्टर? नो सर। एक्सक्यूज मी सर। एक वेक्टर को आप डिवाइड नहीं कर सकते, बिकॉज आप मैग्नीट्यूड को तो डिवाइड कर सकते हो लेकिन आप डायरेक्शन को डिवाइड नहीं कर सकते। डायरेक्शन को कभी डिवाइड करते हुए देखा है भाई आप लोग? कर सकते नो हो। सर। नो सर। नो सर। दैट्स व्हाई अ वेक्टर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय अनदर वेक्टर। याद रहेगा? और सर स्केलर? स्केलर को तो डिवाइड कर सकते हो भाई, जितना मैथ बना लो ऑल आर द स्केलर। तो स्केलर को स्केलर से डिवाइड कर सकते हो, बट एक वेक्टर को एक अनदर वेक्टर के साथ आप डिवाइड नहीं कर सकते। ओके? यस सर। ओके सर। अब इसमें एक्सक्यूज मैं मी क्या सर। बोल रहा हूँ? हाँ बोलिए। सर आपने जो बताया था कि अगर हम वेक्टर को वेक्टर से डिवाइड करते हैं तो हमें दोनों मिल सकते हैं, मे बी बोथ। मल्टीप्लाई सर में अगर बोलूंगी, डिवाइड नहीं बोलूंगी। यस सर। हाँ मल्टीप्लाई में। सर अगर हमें ऐसा ऑप्शन ही नहीं दिया पेपर में, मे बी बोथ, सिर्फ खाली बोथ दिए, तो हम बोथ करके आ सकते हैं ना? हाँ तब कर सकते हो, लेकिन ऐसा देगा नहीं। वो देगा मे बी स्केलर, मे बी वेक्टर। बट अगर नहीं दिया है, बोथ सिर्फ दिया, तो यू कैन टिक बोथ। और बट सर वो हम मे करके स्केलर और देगा, स्केलर बोलने को वाला। ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? क्या बोल रहे हो बेटा? अगर हम स्केलर और स्केलर को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? स्केलर। स्केलर। 2 स्केलर। + 4 6 मिलेगा स्केलर। ओके सर। ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बेटा। आप लोग को लेट तो नहीं हो रहा ना? नो सर। सर। नो सर। नो सर। नो सर। आपकी क्लास तो नहीं है अभी आगे? नो सर। नो सर। तो डॉट प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में दो वेक्टर को हम डॉट से लगाते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर है बेटा। यहाँ पर क्या है? एक वेक्टर ए है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एक वेक्टर बी दिया हुआ है, और इनके बीच में एंगल दिया हुआ है थीटा। ठीक है ना? तो अगर हम यहाँ डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं दो वेक्टर को, तो दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ए बी कॉस्ट, सॉरी, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस्ट। यानी डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का करोगे, ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। कॉस थीटा का मतलब ये थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए एंड बी। एंगल बिटवीन ए एंड, ठीक है, ए और बी के बीच में क्या है बेटा? एंगल है। इससे हम क्या निकाल सकते हैं? डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। अच्छा देखो, ये जो मेरा फॉर्मूला आया है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, यानी क्या फॉर्मूला मेरा आया है? ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या है? ए बी कॉस थीटा। ठीक है ना? तो यहाँ पर एक कंडीशन लो कि अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है,
0 डिग्री का मतलब क्या होता है कि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में। 0 डिग्री का मतलब यही होता है ना बेटा, यानी दोनों वेक्टर क्या है, सेम डायरेक्शन में। ए बी और बी दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तब ए डॉट बी क्या हो जाएगा, कोई बताएगा? एंगल की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0, तो क्या पुट करोगे बेटा, cos 0। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, कोई बताएगा? सर 90 डिग्री। 1 यार, cos 0 की वैल्यू 1 1 होती है सर। हो जाएगा एरी, ठीक है ना। अगर सेकंड ले लो, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री दी हुई है। 180 डिग्री का मतलब क्या होता है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में बात हो रही है, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में बात होगी तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी, और क्या हो जाएगा cos 180 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 180 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, तो ये -1 क्या हो जाएगा बेटा, माइनस। माइनस थर्ड में ले लो, थीटा की वैल्यू जो है कितनी दी हुई है, 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है ना, हो जाएगा परपेंडिकुलर है। सर। 0 हो जाएगा। ए डॉट बी कितना हो जाएगा, हाँ, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ए बी cos 90। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ये कितना हो जाएगा, 0। तो ये वाला रिजल्ट तो आप हमेशा याद रखोगे, ये वाला रिजल्ट, यानी दो वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा, वट एवर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, या वट एवर द वैल्यू ऑफ टू वेक्टर्स। दोनों वेक्टर की वैल्यू कुछ भी हो, उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं वो मैं बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन ध्यान से जरा देखिएगा, एक एक एग्जाम्पल कर ले रहे हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो, एक वेक्टर ए दिया हुआ है, एक वेक्टर बी दिया हुआ है ना, ए और बी। यहाँ पर एम दिया हुआ है, जे में क्या दिया हुआ है, एम दिया हुआ है। एम में एक मिसिंग है, मैंने एम पता नहीं, अननोन है एम, आपको एम की वैल्यू निकालनी। लेकिन क्वेश्चन ने कह दिया कि भाई दोनों वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का मतलब जब भी ऐसा मिसिंग नंबर दे, दो वेक्टर दे, एम ही देगा ऐसा जरूरी नहीं, वो एक्स भी दे सकता है, वो ए भी दे सकता है ना, कोई एक अननोन डाल दिया और आपको कहा कि वो अननोन का वैल्यू निकालो। तो उस अननोन की वैल्यू निकालने के लिए आपको परपेंडिकुलर जहां दिया तहां आपको एक बात तो पक्की पता है, और वो बात क्या पता है कि सर अगर परपेंडिकुलर होगा तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, क्योंकि दोनों क्या है, वेक्टर है। तो मैं डॉट प्रोडक्ट निकाल लेता हूं और उसके बदले में मैं क्या पुट कर दूंगा बेटा, 0 पुट कर दूंगा ना, है ना। जैसे मैं ए लिखता हूँ, ए इक्वल क्या दिया बेटा, 2i प्लस 3j, 1 मिनट आ रहा हूँ बेटा, -6k, और b इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3i माइनस mj प्लस 6k। तो आप क्या कर दो, इस दोनों का डॉट कर दो, दोनों का डॉट कर दो, है कि नहीं। दोनों का जैसे ही डॉट करोगे तो ए डॉट, जैसे ही मिसिंग नंबर आए और परपेंडिकुलर दे, खटाक से दिमाग वहां जाना चाहिए आपका। अच्छा मेरे को एक मिसिंग नंबर निकालना है, अच्छा परपेंडिकुलर है, तो मेरे को उसका बात तो एक वैल्यू तो पता है कि इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो जैसे ही देगा तो डॉट प्रोडक्ट करो, कितना हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई को आई के साथ करते हैं, तो आई को आई के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। आई डॉट आई तो 1 होता है, अभी हम डिस्कस करेंगे। आई नहीं लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट में हमेशा आप क्या करते हो, कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हो। तो कितना हो जाएगा, 2 × 3 6। फिर आप क्या करोगे, 3 को जे के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, आई को किसी दूसरे के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आई को आई के साथ ही करोगे, तो 6 हो गया। फिर 3 को -m से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 3m -3m और -6 को +6 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, -36। -36। क्वेश्चन में ये परपेंडिकुलर कह रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बताओ जरा। 0 तो 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3m, और 36 में से 6 को निकाल दो, कितना हो जाएगा, -30। -30 3m को उधर ले आओ बेटा, तो कितना हो जाएगा, 3m इज इक्वल टू -30। तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -10 कट गया, -10। m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -10। बस ऐसे कर निकाल देना। यहाँ m दिया हुआ है, मे बी x, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, यहाँ देखो ये नीट का क्वेश्चन है, पहले AIPMT होता था, अब नीट है। AIPMT 2005 का ये क्वेश्चन। यहाँ पे देखो दो वेक्टर दिया हुआ है, एक a दिया हुआ है, एक b दिया हुआ है। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकालनी है, देखो यहाँ पर भी परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तब क्या करोगे, दोनों का क्या करोगे, डॉट प्रोडक्ट करके अल्फा की वैल्यू डॉट प्रोडक्ट 0 पुट कर दोगे। व्हेन वी विल शेयर द स्लाइड, आप ये क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है, ठीक है बच्चे। ओके सर। अब यहाँ पे एक और चीज मैं बता देता हूँ, एक्चुअली क्या है ना, वर्क डन का कुछ एग्जांपल्स है, और वो एग्जांपल्स क्या है मैं अभी बता दे रहा हूँ, डिस्कस करो। एग्जांपल्स है,
जैसे W इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये तो आप वर्क पावर एनर्जी में भी शायद पढ़े होंगे, है ना। और पावर इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स डॉट वेलोसिटी, ठीक है ना। उसी तरह मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया, है ना। ये आपको 11th क्लास में पढ़ना है, इसलिए ज्यादा इसी से क्वेश्चन आने के चांसेस है, मैग्नेटिक फ्लक्स से क्वेश्चन के चांसेस कम है। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होता है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डॉट ए। तो आप बोलोगे सर आप ये बता क्यों रहे हो, ये क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है बेटा, और ये वाला क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है ना। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि कभी कभी क्वेश्चन में आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा और आपसे कहेगा वर्क डन निकालो, आपको कहीं नहीं रहा कि डॉट करो या क्रॉस करो या जोड़ो या घटाओ, कुछ भी नहीं कर रहा है, वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ आपको डॉट कर रहा है। तो आपको अगर ये फॉर्मूला पता है देन यू कैन आइडेंटिफाई ना कि अच्छा अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मैं डॉट कर दूंगा तो मेरा वर्क डन आ जाएगा, है कि नहीं। तो आपको डॉट करना पड़ेगा। जैसे फोर्स और वेलोसिटी दिया है, अब फोर्स और वेलोसिटी दिया है, आपसे कोई पावर निकालने के लिए बोल रहा है, तो आप क्या करोगे, फोर्स और वेलोसिटी का क्या कर दोगे, डॉट कर दोगे। अब फोर्स और वेलोसिटी का डॉट करोगे तो क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगा। समझ रहे हो ना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट फोर्स, फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है, प्रोड्यूसेस अ डिस्प्लेसमेंट, यानी यहाँ आपको क्या दिया, फोर्स दिया है, यहाँ क्या दिया, डिस्प्लेसमेंट दिया, और आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द वर्क डन। यहाँ पर तो ऐसा कोई क्लू नहीं कि भाई आपको डॉट प्रोडक्ट लगाना है, ऐसा कोई क्लू है क्या, ऐसा कोई क्लू नहीं दिया है कि आपको डॉट प्रोडक्ट लगाना है। उसने क्या कहा कि फाइंड द वर्क, ये आपको उस फॉर्मूले से लेना पड़ेगा। अच्छा वर्क डन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई साहब, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट करना पड़ेगा। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट करो, फोर्स की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे 2i प्लस क्या दिया हुआ है 3j, अब प्लस क्या दिया हुआ है 4k, फोर्स लिख दिया। सिमिलरली आप क्या करो, डिस्प्लेसमेंट लिख दो, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है 2i प्लस 4j, अब प्लस क्या दिया हो बेटा 6k। यहाँ पे वर्क डन निकालना है तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डॉट एस, तो यहाँ पर क्या करोगे, आई को आई के साथ कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर जे को जे के साथ कितना हो जाएगा 12, यहाँ पर के को के साथ कितना हो जाएगा 24, सॉरी ये 4 हो जाएगा। तो वर्क डन कितना आ गया 16 प्लस 24, यानी कितना हो जाएगा 42, 40 मेरे आंसर में भी 42 डन, ओके है ओके ना। सर जैसे यहाँ पे Yes, और sir. क्वेश्चन मैंने दिया है, देखो यहाँ पे क्या दिया है मैंने, वेलोसिटी दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या दिया, फोर्स दिया है, पावर निकालना है, तो कैसे निकलेगा, अभी मैंने क्या बताया है, पावर, नहीं करवाया पावर इज इक्वल टू क्या बताया है, वर्क अपॉन टाइम वर्क वर्क अपॉन टाइम होता है, लेकिन फॉर्मूला डॉट में क्या बताया हूं मैं, पावर इज इक्वल टू क्या करोगे, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट, वो क्या आ जाएगा, हेलो ठीक है, बात समझ रहे हो ना। तो ये मैंने बताया है। एक और चीज यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर आप डॉट प्रोडक्ट में अगर आप आई को आई के साथ डॉट करते हो आपको वैल्यू कितनी आएगी 1, अगर जे को जे के साथ डॉट करते हो आपकी वैल्यू कितनी आएगी 1, अगर आप के को के साथ डॉट करते हो आपकी वैल्यू कितनी आएगी 1। सेम के साथ अगर आप डॉट करोगे, सेम के साथ डॉट करने पर कितना आएगा 1। लेकिन अगर किसी दूसरे के साथ डॉट करते हो, फॉर एग्जांपल आपको करना है आई डॉट जे, तो आपको पता ही है कि कोई भी यूनिट वेक्टर जो है आई जे के एक्स वाई और जेड को आइडेंटिफाई करता है, तो इनके बीच में डायरेक्शन कितनी होती है 90 डिग्री होती है ना, एक्स वाई जेड जो है आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो इनके बीच में कितना हो जाएगा 0। जैसे आई डॉट के वो भी 0 हो जाएगा, जैसे जे डॉट के वो भी 0 हो जाएगा, यानी अगर किसी दूसरे के साथ डॉट करोगे तो उसका वैल्यू कितना होगा 0। कितना हो जाएगा बेटा 0। अच्छा एक और चीज, ये तो समझ में आ गया डॉट प्रोडक्ट, फॉर्मूला भी आ गया, ये भी आ गया। अब यहाँ पे देखो मैंने बताया ना ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो रहा है बेटा, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से कभी कभी एंगल भी निकालने के लिए आपको पूछा जा सकता है, और एंगल निकालने के लिए कैसे पूछा जा सकता है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए डॉट बी इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या है, ए बी कॉस थीटा। ये क्या है, ए का पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, बी क्या है दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो अगर हमको यहाँ पर कॉस थीटा निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ए डॉट बी
डिवाइडेड बाई क्या करना पड़ेगा, ए बी। ऐसे कर सकते हो ना, ए बी जाके उधर क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हो, एंगल बिटवीन वेक्टर्स आप निकाल सकते हो। एंगल निकालने के लिए आप क्या करोगे, ऊपर में तो आपको ए डॉट बी रखना है और नीचे में क्या रखना है, ए का मैग्नीट्यूड और किसका रखना है, बी का मैग्नीट्यूड। चाहे आप ए का मैग्नीट्यूड रखो और दोनों का, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने आता है ना आपको, जैसे कोई भी वेक्टर क्वांटिटी दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल आपको एक वेक्टर दिया हुआ है 2i माइनस 3j प्लस 4k, मान लो एक वेक्टर दिया हुआ है, आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ये तो वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है, बट ये ए सर आता है। आता है ना, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर, कैसे निकालोगे, जो वैल्यू दिया हुआ है, आई में कितना वैल्यू दिया है, 2 का स्क्वायर स्क्वायर प्लस क्या 3 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर नहीं, फिर क्या होगा 4 का स्क्वायर, बीच में प्लस ही रखना, जो भी वैल्यू होगा उसका रूट का स्क्वायर करो। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 प्लस 9 प्लस 16, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके क्लियर। हाँ राखी बोलिए बेटा। सर रूट क्यों लगाया इसमें? बेटा मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लगाते हो तो रूट में उसके वैल्यूज आई जे के जो वैल्यू दी होती है उसका स्क्वायर करते हैं। कोई भी वेक्टर अगर आपको दिया हुआ है तो ऐसे ही मैग्नीट्यूड निकलता है। इसका एक इस कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में आता भी है कि क्यों हम ये काम करते हैं, लेकिन अभी मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। आपको किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, आई जे के जो भी वैल्यू कोफिशिएंट उसको बोलते हैं, जो भी दिया हुआ है उसको रूट में क्या करोगे, स्क्वायर करो। तो इस फॉर्मूले से आपका एंगल निकल जाएगा, ए डॉट बी बाई क्या हो जाएगा, इससे आप क्या कर सकते हो, एंगल निकाल लोगे। एंगल ए डॉट बी रखना है, बोलो क्या बोल रहा हूँ सर यूनिट वेक्टर निकालना बता दो एक बार। अभी आगे आते हैं, थोड़ा देर रुक जाइएगा, उसके बाद यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। अब लास्ट में रुक जाइएगा, ठीक है ना, नहीं कल कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं है। अब यहाँ पे देख लीजिए बेटा, जैसे यहाँ पे देखो एंगल निकालने के लिए बोल रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो आप क्या करोगे, एंगल कैसे निकालोगे, दोनों का डॉट कर दो। कैसे, मैं फॉर्मूला क्या बोला हूँ, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ए डॉट बी बाई क्या करोगे, ए बी। तो पहले ए डॉट बी निकालो, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2i प्लस 3j और प्लस के। मैं छोड़ रहा हूं आप लोग को, थोड़ा देर और रुक जाइए। बी की वैल्यू क्या दी हुई है, i प्लस 2j और -4k। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, ए डॉट बी करना है। ए डॉट बी क्या करोगे, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे नहीं कुछ दिया तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, -2, ये कितना हो जाएगा +6, और यहाँ पे 1 -4 कितना हो जाएगा, -4। तो यहाँ पर ए डॉट बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो यहाँ पर कॉस्ट एंगल निकालने के लिए बोल रहा है, तो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। नीचे ए और बी का मैग्नीट्यूड पुट करना है। तो यहाँ से, हालांकि यहाँ पर तो ए और बी का कुछ भी मैग्नीट्यूड होगा, फाइनल रिजल्ट 0 ही आएगा। तो यहाँ पर मेरे को मैग्नीट्यूड पुट करना है, तो ए का मैग्नीट्यूड भी कुछ होगा और बी का मैग्नीट्यूड भी कुछ होगा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू फाइनली मेरा कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि किसी भी चीज को 0 से कोई भी चीज डिवाइड होगा 0। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे कोई बता सकता है, 90 कितना होता है, cos 90 इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है एंगल निकालने का, यहाँ पर ए दिया हुआ और बी दिया हुआ, एंगल निकालना है। तो वैसे ही आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पर हो आपको ए और बी का, देखो यहाँ पर मैंने ए और बी का मैग्नीट्यूड नहीं निकाला है, इसलिए नहीं निकाला है क्योंकि ऊपर ही 0 आ गया है मेरा। हो सकता है ऊपर 0 ना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड जो अभी बताया हूँ मैं, उस मैग्नीट्यूड को यहाँ पे पुट करेंगे, ए की जगह पुट करेंगे और बी की जगह पुट करेंगे, फिर फाइनली कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। व्हेन आई विल शेयर द स्लाइड, ये क्वेश्चंस रहेंगे, देन आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैंने रख दिया है। ओके बेटा, ओके सर। 5 मिनट और टाइम दोगे आप लोग, यस सर। चलिए। तो यहाँ पर आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, दो वेक्टर को क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हमको क्या दिया हुआ है, एक वेक्टर ए दिया हुआ है बेटा, और यहाँ क्या दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है, ठीक है ना, और इनके बीच में एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या है, यहाँ पर आपको पता ही है कि जब भी दो वेक्टर को आप क्रॉस करते हो, है ना, तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है, कोई ना कोई वेक्टर मिलेगा।
अभी बात की है हम लोग, क्रॉस करोगे तो वेक्टर भी मिलेगा। तो वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, प्लस में क्या होता है बेटा, डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ जो ये एन कैप मिला है ना, यानी इतना पार्ट जो है ए बी साइन थीटा जो है, यानी ये वाला पार्ट क्या बताता है, मैग्नीट्यूड, और ये वाला पार्ट क्या देता है आपको, डायरेक्शन। ये वाला पार्ट क्या देता है, डायरेक्शन। ठीक है ना, जैसे आप सिर्फ मैग्नीट्यूड इसका लिखना चाहते हो, यानी ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है ना, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, यानी ए क्रॉस बी का आपको सिर्फ क्या लिखना है, मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा। अब क्या करोगे, मैग्नीट्यूड लिख रहे हो ना, मॉड में डालने का मतलब समझ रहे हो ना, मॉड में डालने का मतलब किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का आप ओनली मैग्नीट्यूड लिखते हो। तो जब भी मैग्नीट्यूड आप लिखते हो तो वो क्या हो जाती है, डायरेक्शन को आप हटा देते हो। तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे किया जाता है। ठीक है ना, और अगर सेम को क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, जैसे आप आई क्रॉस आई करते हो तो कितना होता है बेटा, 0, क्योंकि आई और आई के बीच में एंगल कितना बनता है, 0। तो सेम डॉट में क्या होता है, डॉट में सेम के साथ करते थे तो 1 और दूसरे के साथ करते थे तो 0। यहाँ सेम के साथ करने पे क्या हो जाएगा, 0। जैसे आप क्या करोगे, जे क्रॉस जे तो कितना हो जाएगा, 0। जैसे आप क्या करोगे, के क्रॉस के तो कितना हो जाएगा, 0। यानी क्रॉस प्रोडक्ट में अगर आप सेम के साथ क्रॉस करते हो तो उसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, 0। लेकिन किसी दूसरे के साथ करते हो, अगर मान लीजिए जैसे मैं करता हूं आई क्रॉस जे तो क्या होगा, 1। यहाँ पर 1 नहीं होगा। क्रॉस में आप हमेशा याद रखिए, क्रॉस थोड़ा सा डिफरेंट है। क्रॉस में जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी हो, जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी क्रॉस करता हूं हमको तीसरा मिलता है। क्यों, क्योंकि मेरा रिजल्ट जो है उस दोनों के परपेंडिकुलर जाता है। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट जो मिलती है ना, जैसे आप मान लो ए क्रॉस बी कर रहे हो और आपको जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, सी मिल रहा है। तो अगर आप ए क्रॉस बी कर रहे हो, आपको रिजल्ट सी मिल रहा है, तो ये सी जो मिलेगा ये ए और बी के परपेंडिकुलर, यानी सी की जो डायरेक्शन होगी वो ए और बी जिस दो वेक्टर को क्रॉस किया हो, जिस भी प्लेन में वो दोनों वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर होगा। तो यहां पर अगर आप आई क्रॉस जे, चूंकि आई जे और के जो है ना, ये क्या है बेटा, आई है एक्स की तरफ, ये क्या है, जे है, और ये क्या है, के है। ठीक है, तो आई जे और के आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो जब भी हम किसी दो वेक्टर को क्रॉस करते हैं तो हमको तीसरा मिलता है, यानी थर्ड मिलेगा। तो यहां पर हमको क्या मिलेगा, के मिलेगा। लेकिन यहां पर एक पंगा है। पंगा क्या है कि वो के माइनस भी हो सकता है, वो प्लस भी हो सकता है। तो आप क्या करो, एक सर्कल बना लो यहाँ पे। ठीक है, और ये सर्कल ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में बनाओ। यहां पे लिखो बेटा आई, और यहाँ पे लिखो जे, और यहाँ पे लिख दो के। अब अगर आप क्रॉस कर रहे हो दो वेक्टर को, यूनिट वेक्टर को क्रॉस कर रहे हो, अगर आप इस सर्कल के साथ में जा रहे हो तो आपका प्लस होगा। अगर आप इस सर्कल के अपोजिट जा रहे हो तो क्या होगा, माइनस। जैसे मैंने आपको अभी क्या लिखा था, आई क्रॉस जे। तब आई क्रॉस जे करोगे तब क्या हो गया, आई से जे की तरफ जाओ तो आप जो सर्कल है उसके एरो के साथ में जा रहे हो कि उल्टा जा रहे हो, साथ में जा रहे हो ना। आई से जे की तरफ जाओ ना, आई से जे जी एक बात ध्यान रखिएगा, जिस भी दो वेक्टर को क्रॉस कर रहे हो, जैसे आई क्रॉस जे, तो ये पक्की बात है कि आपको तीसरा मिलेगा, यानी आपको के मिलेगा। अब ये चीज मेरे को समझना है कि भाई वो प्लस होगा या माइनस होगा, बस मेरे को यही टेंशन है। उस टेंशन के लिए मैं कर रहा हूं, के अलावा दूसरा नहीं होगा। आई और जे, जैसे जे क्रॉस के कर रहा हूं मैं, तो मेरे को आई तो मिलेगा, तीसरा तो मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ जे को के साथ क्रॉस करूंगा, थर्ड के आई है, तो थर्ड तो मिलेगा, बस वो प्लस मिलेगा कि माइनस मिलेगा, ये मैं करूँ। ठीक है ना, जैसे मैं करूं अगर के क्रॉस जे, तो बताओ क्या आएगा बेटा, के क्रॉस आई आई होगा कि, देखो के क्रॉस जे ऐसे जाओगे आप, के क्रॉस जे ऐसे जाओगे ना, तो आप सर्कल के उल्टा जा रहे हो कि सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, उल्टा जा रहे हो तो आपको क्या माइनस है, माइनस का ठीक है ना। जैसे मान लो मैं लिख रहा हूं आई क्रॉस के, बोलो क्या होगा आई क्रॉस के, माइनस जी है ना। आई क्रॉस के इधर आओगे तो क्या हो जाएगा बेटा, जे तो होगा माइनस जी। अच्छा के क्रॉस आई बोलो क्या होगा, जे समझ गए, आप समझ गए, यस सर समझे, ओके ठीक है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने आता है, अगर आपको दो वेक्टर दिया होगा ए क्रॉस बी,
आपको क्रॉस प्रोडक्ट करने आता है वो डिटर्मिनेंट मेथड से, ऐसे यहाँ पे आई लिखते हैं, जे लिखते हैं और के लिखते हैं, करने आता है Yes. ऐसे? Yes, sir. करने आता होगा। तो एक क्वेश्चन हमेशा ऐसा आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैरेललोग्राम का एरिया निकालने वाला। आता है आप लोगों को पैरेललोग्राम का एरिया निकालने वाला? एक्चुअली क्या होता है ना कि अगर पैरेललोग्राम दिया हुआ है, मान लें बस ये लास्ट है, उसके बाद मैं छोड़ रहा हूँ, दो पैरेललोग्राम दिया हुआ है एक, सॉरी, और उसके दो साइड्स जो है वो दो वेक्टर है, ये मान लो एक पैरेललोग्राम दिया हुआ, ठीक है ना, और इसके दो साइड्स दो वेक्टर है, ठीक है। आप इसका कोई एरिया निकालने के लिए आपको बोलेगा, तो सिंपल सा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आप इसको कर लेना। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो आपको क्या होता है, ए क्रॉस बी, यानी जो भी दो साइड्स है पैरेललोग्राम का, जो दो वेक्टर दिया है उनको क्रॉस करोगे और उनका मैग्नीट्यूड निकालोगे। जैसे यहाँ पर आपको क्या दिया है, ए और बी दिया हुआ है ना, और बोल रहा है कि ये दोनों पैरेललोग्राम का दो साइड्स है, तो पैरेललोग्राम का एरिया निकालो। तो आप क्या करोगे, दोनों को क्रॉस करोगे, जैसे ए क्रॉस बी आप पहले निकालोगे, ठीक है ना। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालोगे बेटा, आई जे और के। आई की वैल्यू यहाँ कितनी है 3, जे की वैल्यू कितनी है 5, के नहीं दिया है तो कितना पुट करोगे 0, फिर आई की वैल्यू कितनी है -3, के की वैल्यू, जे की वैल्यू कितनी है 7, 0। तो आप क्या करोगे, ए क्रॉस बी निकालोगे, आएगा कुछ ना कुछ मेथोडोलॉजी आप शायद जानते होंगे। तो ए क्रॉस बी निकालोगे, उस ए क्रॉस बी जो आएगा ना उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर होगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे मान लो आप दो वेक्टर को क्रॉस कर रहे हो, अब ए क्रॉस बी जो आपका आया वो क्या आ गया आपको, 2i - 3j + 6k, ऐसे आ गया। मान लो आपने दो वेक्टर को क्रॉस किया, दोनों ये पैरेललोग्राम, मैं बता रहा हूं कि मान लिया ऐसा आपका रिजल्ट आता है और आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कह रहा था, आप यहीं पे आपका आंसर नहीं छूटेगा। आप क्या करोगे, इस ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे, और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 4 + 9 + 36, तो ये कितना हो जाएगा √49 = कितना हो जाएगा 7। तो पैरेललोग्राम का एरिया कितना हो जाएगा 7। यानी पहले आपको पैरेललोग्राम के दो साइड्स दिए हुए रहेंगे और आपसे पूछेगा कि भाई उनका एरिया निकालिए। तो जो वेक्टर जो दिए हुए हैं पैरेललोग्राम के, उनका क्या करोगे आप, क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, और क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद उनका मैग्नीट्यूड निकाल दोगे, दैट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, डन। Okay, sir. ओके। Thank you very much बच्चों for joining this session. Have a lovely day and good luck to all of you.